हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में ट्रांसपोर्टेशन जो है वो प्लांट्स में देखे थे, अब हम लोगों को ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ह्यूमन बींग्स की रिस्पेक्ट में देखना है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स की, मनुष्य में, तो मनुष्य में जो ट्रांसपोर्टेशंस होता है, परिवहन तंत्र जो होता है, ये निम्न भागों से मिलकर बना होता है। तो हम बात कर रहे हैं जंतुओं में परिवहन। ये हमारा आज का जो टॉपिक है ये देखना है, जंतुओं में परिवहन। तो जंतुओं में अगर हम बात कर रहे हैं परिवहन की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी मेन जो परिवहन होता है इसके टाइप्स की। तो जो परिवहन होता है वो बेसिकली क्या होता है, टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से टू टाइप्स के होंगे? एक तो होता है खुला परिवहन तंत्र, खुला परिवहन तंत्र होता है, और दूसरा हम बात करते हैं इसमें होता है बंद परिवहन तंत्र होता है। ठीक है, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और इसको हम बोलते हैं कौन सा, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम वर्ड यूज करते हैं। ये इस तरह से हम दो परिवहन तंत्र की बात करते हैं। क्लियर है? अब अगर हम बात कर रहे हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज की, या खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र की, तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं खुला परिसंचरण तंत्र, इसके लिए हम एक सिंपल डायग्राम बना सकते हैं कि जो खुला परिसंचरण तंत्र होता है, इस खुला परिसंचरण तंत्र में जो ब्लड का सर्कुलेशंस होता है, जब ये स्टोमक या हमारे आंत के अंदर पहुंचता है, तब इस कंडीशन में इसमें जो ब्लड है वो आंत में जाकर क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। मतलब ये जो क्लोज वेसल्स है, बंद नली है, वहाँ पर सर्कुलेट नहीं होता है। और अगर हम बात कर रहे हैं ओपन की, मतलब हम बात क्लोज की, तो क्लोज में क्या होता है, यहाँ पर जो ब्लड होगा या जो सर्कुलेटरी फ्लूइड होगा, परिवहन जो द्रव होगा, वो द्रव जो रहता है एक बंद नली के अंदर ही क्या होता है, परिवहित होगा या फ्लो होगा। तो हम बात कर रहे हैं खुला परिसंचरण तंत्र की। इसके लिए सिंपल डायग्राम बनाते हैं। जैसा एक यहाँ पर क्या होता है, परिवहन जो अंग होगा ये होगा, इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, वेसल्स होंगे ये इस तरह के, ये वेसल इस तरह से क्या होगा, बाइफरकेट होगा, मतलब डिवाइड होगा, और ये आंत में जाकर बहुत सारे भागों में टूट जाएगा। और ये इसका हो गया, मान के चलिए मेन पार्ट हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें इसको क्लोज के लिए, तो क्लोज में ये हो गया एक परिवहन अंग। यहाँ से क्या होगा, एक हम बात कर रहे हैं ट्यूब या सर्कुलेट प्रवाहित होगा, नली आएगा, वेसल्स। ये वेसल्स क्या होता है, कुछ स्टोमक के अंदर प्रवाहित करता है। इसके बाद कुछ जो ब्लड रहेगा इस स्टोमक के बाद हम बात कर रहे हैं बॉडी की पोस्टीरियर रीजन में, मतलब निचले हिस्सों में ब्लड को ले जाएगा इस तरह से। और ये जो है कुछ भाग जो रहता है शरीर के ऊपरी हिस्सों में, शरीर के ऊपरी हिस्सों मतलब जैसे हेड वाले जो रीजन है, यहाँ पर जो ब्लड है उसको पहुँचाएगा। तो ये इस तरह से हम एक सिंपल डायग्राम बना सकते हैं इसका। ये हो जाएगा हमारा किसका, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का। ठीक है, ये इस तरह से ये ऐसा हो जाएगा। क्लियर है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए, और ये ओपन के लिए। तो देखिए ये जो बॉडी वाला पार्ट्स है, यहाँ पर जब क्या होता है हमारा ब्लड आएगा, जैसे इसमें क्या हो रहा है, ये इधर से पंप होकर ब्लड जो है ये आ रहा है ऐसा, ये इस तरह से। तो यहाँ पर जो ब्लड सेल्स है इस तरह से ये क्या हो गया, रिलीज हो गया, बॉडी की जो कैविटी है यहाँ पर, फिर से ये क्या हो गया, इसके द्वारा ये इस तरह से ये कहाँ पहुँचेगा, हार्ट में, हृदय में पहुँचेगा। ठीक है, तो इसमें से एक जो रहता है ये क्या है, धमनी है, और दूसरा जो है ये क्या है, सिरा है। ठीक है, ये हो गया वेन और ये हो गया आर्टरी। सेम इसी तरह से हम बात कर रहे हैं, ये तो हो गया हार्ट। हार्ट जो है ब्लड को पंप किया, इसमें से कुछ भाग जो है वो हेड सिर की ओर गया। इसके बाद कुछ जो ब्लड है ये क्या गया, एब्डोमेन, एब्डोमेन बोल रहे हैं, मतलब उदर वाला भाग में,
और इसी तरह से यहाँ से जो रहता है ये कहाँ गया, लेग वाला भाग में। यहाँ से इनप्योर जो ब्लड होगा ये फिर से कहाँ आएगा, ये इस तरह से हृदय में, यहाँ से ये इस तरह से फिर से हृदय में आएगा। ठीक है, यहाँ से इस तरह से जा रहा है, तो ये हम इस तरह से ब्लड का सर्कुलेशन बनाते हैं। अब इसमें हम बात कर रहे हैं, चूंकि ये ब्लड को सप्लाई कर रहा है, तो इधर वाला जो भाग है ये कौन सा है, धमनी की वाहिनी है, और इधर वाला जो है ये कौन सा है, सीरा वाला है, वेन वाला है इधर का, और ये वाला भाग हो जाएगा कौन सा, आर्टरी का हो जाएगा। ये इस तरह से क्लियर है। तो इन दोनों के सर्कुलेशंस को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, जैसा कि डायग्राम से क्लियर है। यहाँ पर अगर क्या है, खुला परिसंचरण तंत्र है, तो हृदय जो रहेगा, हार्ट जो ब्लड को पंप करेगा, वो क्या होता है, बॉडी की कैविटी में आकर इस तरह से ये क्या हो जाता है, फ्री हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। इसके लिए कोई क्लोज ट्रैक या बंद नली नहीं होता है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर देखो, ब्लड जो है हृदय से हार्ट से पंप होगा, वो हमेशा क्या हो रहा है, एक नली में ही ये इस तरह से क्या होता है, सर्कुलेट होते रहेगा। तो इसको हम बोलेंगे बंद परिवहन तंत्र, इसको बोलते हैं खुला परिवहन तंत्र। खुला परिवहन तंत्र के एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इसके एग्जाम्पल में आएगा कौन सा, काकरोच आएगा। ठीक है, क्या आता है, काकरोच आएगा। और इधर हम बात करें बंद परिसंचरण तंत्र में, यहाँ पर हम जितने बात कर रहे हैं जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, या स्पेशली हम बात कर रहे हैं मनुष्य की, तो यहाँ पर हम मनुष्य के एग्जाम्पल लेंगे, जिसमें कौन सा टाइप का पाया जाता है, बंद परिवहन तंत्र पाया जाता है। ठीक है, अब हम हमारा जो मेन ACF के अकॉर्डिंग अगर सिलेबस की बात करें तो हमारा मेन जो फोकस होना चाहिए वो मनुष्य के परिवहन तंत्र का। तो ये हम बात करते हैं दो परिवहन तंत्र की। नेक्स्ट हमारा जो परिवहन तंत्र है जंतुओं में, स्पेशली हम लोगों को देखना है किसका, मनुष्य का। तो मनुष्य को जो परिवहन तंत्र होता है, देखिए हम बात कर रहे हैं मनुष्य का परिवहन तंत्र, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ मेन की बात कर रहे हैं। तो मनुष्य का जो परिवहन तंत्र है, इसमें कौन कौन से, चूंकि सिस्टम है, इसमें मतलब बहुत सारे ऑर्गन होंगे, तो इसमें कौन कौन से भाग रहता है। तो एक तो हम बात करेंगे इसमें ब्लड की, दूसरा इसमें हम बात करेंगे लिम्फ की, तीसरा हम बात करेंगे यहाँ पर हार्ट की, चौथा हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी, ब्लड वेसल्स की, और पांचवा हम बात करते हैं इसमें, ये होता है लंग्स की। ठीक है, मतलब रक्त या रुधिर, लसिका, हृदय, रुधिर वाहिनी और फेफड़ा। तो हम बात कर रहे हैं मनुष्य की जो परिवहन तंत्र की। तो परिवहन तंत्र जो रहता है इतने भागों से मिलकर बना रहता है। कौन कौन से भाग से, रुधिर, लसिका, हृदय, और उसके बाद हम बात कर रहे हैं रुधिर वाहिनी, और लास्ट में आ जाएगा फेफड़े। क्लियर है। तो ये इस तरह से हम लोग बात करते हैं, इतने भागों से मिलकर बना रहेगा। अब हम लोगों को इसमें सबसे पहले देखना है, ये है कौन सा, ब्लड का देखना है। ठीक है, तो ब्लड जो रहता है ये एक्चुअल में क्या होता है, रुधिर जो रहता है ये है परिवहन द्रव होता है। हमारे बॉडी में पाए जाने वाले क्या होता है, परिवहन द्रव होता है, या सर्कुलेटरी फ्लूइड रहता है, जो विभिन्न पदार्थों को, उपयोगी पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों तक क्या करता है, पहुंचाने का काम करता है। क्लियर है। अब ब्लड के हम अगर बात करते हैं, दूसरी चीजें परिवहन द्रव के साथ साथ ये क्या होता है, संयोजी ऊतक होता है। संयोजी ऊतक का भाग होता है, कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट होता है। ठीक है, जो हम बात कर रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू रहता है, इसमें बहुत सारे टाइप्स हम आगे देखते हैं, तो उसके टाइप्स में एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर में देखेंगे। अभी फिलहाल ये याद रखो कि जो ब्लड है वो संयोजी ऊतक का भाग होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लड के कंपोनेंट्स की। तो देखिए ब्लड के कंपोनेंट्स के लिए हम एक लाइन डायग्राम बना रहे हैं कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे। तो ब्लड के कंपोनेंट्स में हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले इसका एक लाइन डायग्राम देख रहे हैं। ब्लड में दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक तो होता है इसमें प्लाज्मा होता है, और प्लाज्मा के अलावा दूसरा जो रहता है ये होता है पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स, कणिकाएं,
अब हम बात कर रहे हैं प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा जो रहता है इसमें हम बात कर रहे हैं 90% पार्ट जो रहता है ये तो होता है वाटर, जल होता है, और 10% जो रहता है ये क्या होगा, यहाँ पर ये होता है लवण। अब लवण में दोनों तरह के हो सकते हैं, अकार्बनिक और ये होता है कौन सा, कार्बनिक। ये कंपोनेंट्स इसमें कितने परसेंट होंगे, 10%। अगर ब्लड की कंपोजिशंस की बात करते हैं तो 60% जो रहेगा ये प्लाज्मा होता है, 40% जो होता है इसमें क्या होता है, कणिकाएं होता है। क्लियर है। अब ये जो पार्टिकल्स या कणिकाएं हैं, इस कणिकाएं में हम बात करते हैं 3 तरह की कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। कौन कौन से, इसमें 3 होगा। एक तो होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स बोलते हैं, ठीक है। या फिर इसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट, इसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट और इसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। तो लाल रक्त कणिकाएं, इसके ही बेसिस पर रेड ब्लड कार्पसल्स, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स ये हो जाएगा। इसका दूसरा नाम जो है ये हम लोग लिख रहे हैं, तो इसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट, इसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट और इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। तो ये इस तरह से क्या होगा, 3 तरह के सेल्स यहाँ आ जाएंगे। ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी जो होता है, फिर से इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है ए ग्रेन्युलोसाइट और दूसरा होता है ग्रेन्युलोसाइट। ए ग्रेन्युलोसाइट में आता है मोनोसाइट और दूसरा आता है लिम्फोसाइट। 2 तरह की सेल्स, कौन कौन सा, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। एक ग्रेन्युलोसाइट मतलब सीधी सी बात है अकणिकाएं, मतलब जिसमें क्या होता है ग्रेन्यूल या कणिकाएं नहीं पाया जाएगा। और ग्रेन्युलोसाइट्स में आएगा फिर से इसमें एक होता है न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल के बाद आएगा बेसोफिल और इसमें आएगा इओसिनोफिल्स। ये 3 जो रहता है इसमें आएगा। कौन कौन सा, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, ठीक है। नाम है उसको इंग्लिश में, वही हिंदी में सेम बोल सकते हैं। क्लियर है। तो अब हमको ये जो ब्लड के कंपोनेंट्स है इसको डिफाइन करना है कि एक्चुअल में ये जो कंपोनेंट्स होते हैं, इन कंपोनेंट्स में इनकी परसेंटेज क्या होगा, इसकी मात्रा अमाउंट क्या होगा और इसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं इसमें सबसे पहले तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या होता है, इसमें हम बात कर रहे हैं ये क्या होता है, रुधिर का जो तरल भाग, लिक्विड पार्ट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, रुधिर का तरल भाग होता है, ठीक है। तरल भाग के साथ हम बात करते हैं टोटल क्या होता है 55 to 60% रुधिर का भाग होता है। अप्रॉक्सीमेटली हम बात करें या मैक्सिमम की बात करें 60 होता है, तो उसके बेसिस पर 60 ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसा कि हमने बात की है इसमें 90% क्या होता है, जल होता है और 10% जो रहेगा इसमें फिर ये क्या होता है, जो मिनरल्स है और साल्ट, मतलब खनिज और लवण बोल रहे हैं, ये जो रहता है पाया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्लाज्मा के बाद हम लोगों को देखना है आरबीसी। आरबीसी या इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इरिथ्रोसाइट्स, लाल रक्त कणिकाएं, या फिर हम बात कर रहे हैं इसके लिए कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं, इरिथ्रोसाइट वर्ड यूज कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं लाल रक्त कणिकाएं, इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन Hb प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इसका कलर कैसा होता है, लाल रंग का होता है, ठीक है। दूसरी चीजें हम बात कर रहे हैं इसका जीवन काल, लाइफ स्पॉन होगा या लाइफ पीरियड की बात करें तो 120 डेज होता है।
120 दिन का क्या होता है, इसकी जीवन काल होता है, किसका, आरबीसी का। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका जीवन काल से रिलेटेड 120 दिन। इसके बाद ये क्या हो जाता है, डेड हो जाता है, और जो डेड आरबीसी रहता है ये हमारे बॉडी में स्प्लीन जो प्लीहा रहता है वहां पर जाकर क्या होते जाता है, स्टोर होते जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें आरबीसी के बाद आ जाएगा डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी की बात कर रहे हैं। अगर डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं तो इसकी जो अमाउंट होगा, या सॉरी, डब्ल्यूबीसी जो रहता है ये क्या होता है, कलरलेस होता है। कलरलेस मतलब रंगहीन होता है, क्योंकि इसमें ये क्या होगा, एचबी नहीं रहता है। दूसरा, डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है ये क्या होता है, कुछ दिनों से लेकर 1 मंथ तक का हो सकता है। ठीक है, 1 माह तक का हो सकता है। क्लियर है। अब कुछ दिनों से लेकर 1 मंथ तक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि डब्ल्यूबीसी में हमने अलग अलग टाइप देखे हैं। अगर ए ग्रेन्युलोसाइट है, ए ग्रेन्युलोसाइट रहेगा तो इसका जीवन काल हम बात करते हैं 2 से 5 दिन का होगा। और अगर ग्रेन्युलोसाइट है, ग्रेन्युलोसाइट होगा तो इस ग्रेन्युलोसाइट में हम बात करते हैं इसका क्या होता है, फ्यू डेज, मतलब कुछ दिन से क्या होता है, 2 मंथ होता है। जो हम लोग यहाँ पर लिखे हैं कुछ दिन से लेकर जो मंथ तक, ये किस में आता है, ग्रेन्युलोसाइट। तो इसके बेसिस पर हम जनरली बोल देते हैं कि जो ग्रेन्युलोसाइट्स होगा, ग्रेन्युलोसाइट्स का जो जीवन काल होता है, मतलब कितने दिन तक वो एक्टिव रहेंगे, तो इसमें हम बता सकते हैं कितने दिन तक रहता है, ये इतना रहता है। दूसरी चीज़ें हम बात कर रहे हैं डब्ल्यूबीसी की मात्रा, तो हमारे बॉडी में जो रहता है 9000 जो रहता है टू 10,000, ये इसका क्या होता है, सेल्स होता है, ये बोल रहे हैं। अब इसमें हम लोगों को थोड़ा सा डिफाइन और कर सकते हैं, जैसे एक ग्रेन्युलोसाइट और एक ग्रेन्युलोसाइट जो रहता है जहां पर कणिकाएं या ग्रेन्यूल्स जो रहता है उस सेल के अंदर नहीं पाया जाता है, उसको बोलते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट जिसमें कणिकाएं पाई जाती है। ठीक है, दूसरी चीजें हम बात करते हैं यहाँ पर, ए ग्रेन्युलोसाइट जो रहेगा, ए ग्रेन्युलोसाइट यहाँ पर कणिकाएं क्या होगा, या ग्रेन्यूल जो रहता है अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, ए ग्रेन्युलोसाइट बोल रहे हैं। अब इसमें पहला हम बात करते हैं मोनोसाइट की। तो जो मोनोसाइट रहता है इसका कार्य, फंक्शन क्या होता है, ये होता है भक्षकाणु टाइप की, भक्षकाणु प्रवृत्ति के होते हैं। मतलब जो बाहर से आने वाले सूक्ष्म जीव रहता है उसको भक्षण करता है, नष्ट करता है, किल करता है। इसके लिए इंग्लिश हम बात करते हैं फेगोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, भक्षकाणु के लिए, तो ये हो जाएगा। दूसरा हम बात कर रहे हैं लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट्स के लिए हम बात करते हैं, ये क्या होता है, हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षा तंत्र है, या हम बात कर रहे हैं एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, ये निर्माण में, तो इस तरह से हम बात कर रहे हैं किसके लिए, लिम्फोसाइट्स के लिए। क्लियर है। ग्रेन्युलोसाइट्स की बात कर रहे हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स की, तो ग्रेन्युलोसाइट जो रहेगा यहाँ पर हम बात कर रहे हैं न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो रहेगा ये क्या होता है, भक्षकाणु होता है, जैसा कि पहले हमने बता चुके हैं। भक्षकाणु मतलब फेगोसाइटिक होगा, जो क्या करता है, बाहर से आने वाले जो सूक्ष्म जीव रहता है उसका भक्षण करने वाला रहता है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं भक्षकाणु। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं दूसरा जो होगा इओसिनोफिल्स होगा। तो इओसिनोफिल्स जो रहता है ये क्या होता है, जो एलर्जी होता है या एलर्जी एक्शंस होते हैं उसको ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं इओसिनोफिल्स के बाद जो रहेगा, नेक्स्ट हम बात करेंगे किसका, बेसोफिल्स का। तो बेसोफिल जो रहता है ये क्या करता है, प्रतिरक्षा की तंत्र, मतलब इम्यूनो सिस्टम के लिए क्या करता है, प्रतिरक्षा में क्या करता है, हेल्प करेगा। ठीक है,
तो इस तरह से हम बात करते हैं WBC के लिए। WBC के बाद एक लास्ट हम बात करते हैं, ये है कौन सा, प्लेटलेट्स। तो अगर हम बात कर रहे हैं किसके लिए, प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट्स की जो संख्या होता है, अगर बात करें तो प्लेटलेट्स की संख्या 2.5 टू कितना होता है, 2.5 to 3 लाख होता है पर घन मिलीमीटर बोलते हैं, mm। तो ये हम बात कर रहे हैं किसके लिए हो जाएगा, प्लेटलेट्स के लिए। प्लेटलेट्स का जो लाइफ टाइम होता है, मतलब जीवन काल जो होगा, ये जीवन काल कितना होता है, 10 डेज का होता है, 10 दिन का होगा। ये इस तरह से इसमें हम बता सकते हैं कितना होगा, 10 डेज का। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं इसकी फंक्शन, तो सबको पता है ये क्या करता है, रक्त का थक्का जमाने में या बनाने में बोल सकते हैं, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो ये इस तरह से हम बात कर रहे हैं, जो ब्लड की स्ट्रक्चर है या कंपोनेंट्स है वो कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है, कौन कौन से बात किए, सबसे पहले हम बात किए इसमें जो फर्स्ट कंपोनेंट था आरबीसी। आरबीसी की जो स्ट्रक्चर मतलब नंबर होता है ये 5.5 मिलियन होता है, ठीक है। इसकी जो नंबर है आरबीसी में नहीं लिख पाए हैं, लिख लेना कहीं पर। अगर हम आरबीसी की बात कर रहे हैं तो आरबीसी की जो नंबर रहता है 5 to 5.5 मिलियन होता है, ये इसका संख्या होता है आरबीसी की, हमारे शरीर की जो बॉडी है या सेल्स है इसमें बोल रहे हैं। तो ये इस तरह से हम बात कर रहे हैं ब्लड की स्ट्रक्चर की। अब ब्लड की स्ट्रक्चर में जो जितने हम लोग सेल देखें उस सेल की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो देखिए अगर डायग्रामेटिक रहा तो किस तरह से इसको आइडेंटिफाई करना है। अगर आरबीसी की बात करें तो आरबीसी जो रहता है ये इस तरह से क्या होता है, राउंड होगा, ठीक है, राउंड होगा और इसमें न्यूक्लियस जो रहता है नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तो अगर इस तरह से है तो ये स्ट्रक्चर किसका होगा, आरबीसी का। डब्ल्यूबीसी में हम बात करते हैं सबसे पहले किसके लिए, मोनोसाइट्स की। तो मोनोसाइट्स की जो स्ट्रक्चर होगा ये इसमें बीन शेप क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। ये अगर ऐसा है तो ये क्या हो जाएगा, मोनोसाइट्स होगा। अगर हम बात कर रहे हैं लिम्फोसाइट्स की तो लिम्फोसाइट जो रहता है ये इस तरह से, ये क्या होता है, हार्ट शेप न्यूक्लियस होगा इसमें, ठीक है। तो ये हो गया लिम्फोसाइट्स का। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स की। न्यूट्रोफिल्स जो रहेगा इसमें न्यूक्लियस जो रहता है 5 खंड में ऐसा बटा हुआ रहता है, 3 से 7 या 5 हम बात करते हैं, ऐसा बना रहता है जनरली ऐसा। तो ये हो गया कौन सा, न्यूट्रोफिल्स का हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं बेसोफिल्स की। बेसोफिल में न्यूक्लियस जो रहता है 3 सेगमेंट में ऐसा बटा रहेगा, ये हो गया बेसोफिल्स की। और इओसिनोफिल्स की बात करते हैं लास्ट। इओसिनोफिल्स जो रहेगा इसकी स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, तो इओसिनोफिल्स के लिए हम बात करें इसकी स्ट्रक्चर ये इस तरह से रहेगा। इसमें जो न्यूक्लियस रहेगा ये क्या होता है, ऐसा बाइलोब्ड रहेगा, 2 खंड में बटा रहेगा, ये ऐसा इस तरह से रहेगा। तो इसको हम बोल रहे हैं इओसिनोफिल्स की, ये इस तरह से। प्लेटलेट्स की बात करते हैं तो प्लेटलेट्स जो रहता है ये इस तरह से क्या रहता है, ये तिरछे या ऐसा रहता है, ये स्ट्रक्चर हो जाए, ये भी ए न्यूक्लिएटेड होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। तो ये हो गया कौन सा, प्लेटलेट्स की स्ट्रक्चर की। क्लियर है, ये इस तरह से इसको सिंपल डिफाइन कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं हमारे बॉडी में जो जैसे WBC है, तो WBC की कभी कभी परसेंटेज पूछता है, WBC में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन पाया जाता है। तो इसके लिए सिंपल ट्रिक है, ये है नीलिमा असम ब्यूटीफुल बोलते हैं, असम ब्यूटीफुल। तो ये इसके बेसिस पर तुम लोग याद रख सकते हो कि WBC में इसकी अमाउंट किसके हो जाएगा। सबसे पहले N फॉर हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा, N से आ जाएगा न्यूट्रोफिल्स। तो सबसे ज्यादा हम बात कर रहे हैं न्यूट्रोफिल्स की होगा, N हो गया। इसके बाद L मतलब हो गया कौन सा, लिम्फोसाइट।
लिम्फोसाइट्स के बाद एम हो गया मोनोसाइट, ठीक है, मोनोसाइट हो गया ये। अब मोनोसाइट्स के बाद हम बात करते हैं आसम, तो यहां से ई वर्ड को लेना है, ई से ईओ सिनोफिल्स आ जाएगा, और लास्ट में आ जाता है कौन सा, बेसोफिल्स। ये इसके परसेंटेज के सबसे ज्यादा परसेंटेज जो रहेगा किसका रहता है, न्यूट्रोफिल्स का, फिर लिम्फो, फिर आ जाएगा मोनो, और इसके बाद बेसोफिल्स होता है। अगर परसेंटेज की बात करें तो 50 to 60% क्या रहता है, 50 to 60% होता है न्यूट्रोफिल, 25 टू आ जाता है कितना, 40% के आसपास हम बात कर लेते हैं लिम्फोसाइट्स की। इस मोनोसाइट्स की रहता है 10%, इओसिनोफिल 2 to 5%, 2 से 5% हो सकता है, और इसमें हम बात कर रहे हैं 0.2 to 1% होता है, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा परसेंटेज, मतलब ब्लड से रिलेटेड जो भी पार्ट्स है ये यहाँ पर हम इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों को बात करना है ब्लड ग्रुप की। तो ब्लड ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें ब्लड ग्रुप की। ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था, लैड स्टीनर ने। इसका पूरा नाम वैसे कार्ल लैड स्टीनर है, पर लैड स्टीनर ही दिया रहता है, ये है। इन्होंने क्या किया था, ब्लड ग्रुप दिया था। ब्लड ग्रुप एक्चुअल में इन्होंने जब बताया था तो कम ही टाइप के बताए थे, 3 टाइप के, ए बी और ए बी बताया था। बाद में फिर नॉट, या हम बात कर रहे हैं जीरो ब्लड ग्रुप, या जिसको हम ओ ब्लड ग्रुप बोलते हैं, ये जो है इसका खोज हुआ। और फिर इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम है कौन सा, रिसस करके बोलते हैं, जो सॉरी रिसस बंदर में जो खोजे थे, इसके बेसिस पर उन्होंने क्या किया था, जो पॉजिटिव और निगेटिव RH फैक्टर के बेसिस पर उसको पॉजिटिव और निगेटिव बताया, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कार्ल लैड स्टीनर, इन्होंने ब्लड ग्रुप दिया। ब्लड ग्रुप हम लोगों को सीधे बात कर रहे हैं इसमें जो एंटीबॉडी है उसके प्रेजेंस के बेसिस पर। तो ब्लड ग्रुप की हम बात करते हैं, टोटल जो रहता है ब्लड ग्रुप क्या होता है, AB और O। अगर यहाँ पर एंटीजन जो रहता है, A जो है प्रेजेंट है, तब ये ब्लड ग्रुप A होगा। एंटीजन अगर क्या है, B प्रेजेंट है, और यहाँ पर क्या होता है, एंटीजन A एंड B प्रेजेंट होगा, और यहाँ पर क्या होता है, कोई भी जो एंटीजन रहता है ये नहीं रहेगा, नील रहेगा तब के केस में, ठीक है। तो ये हो गया एंटीजन। अब ए एंटीजन है तो यहाँ पर क्या होता है, स्मॉल b एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा, ठीक है, जो इसको कंट्रोल करेगा। यहाँ पर स्मॉल a क्या होता है, एंटीबॉडी होगा। अब अगर ये दोनों रहा तो एक दूसरे को डेट कर देगा, नहीं रहेगा तो यहाँ पर A एंड B रहेगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा, अगर ब्लड ग्रुप A है तो कौन सा एंटीजन होगा, कौन सा एंटीबॉडी होगा। तो याद रखना, अगर ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं, ये अगर इसका ब्लड ग्रुप है तो यहाँ पर एंटीजन जो रहता है वो सेम रहेगा, लेकिन एंटीबॉडी उसका क्या होता है, अपोजिट होगा, याद रखिएगा। तो हम उसको स्मॉल लेटर में बताते हैं, ठीक है। ये तो हो गया, हम बात कर रहे हैं ब्लड ग्रुप की। अब ब्लड ग्रुप जो रहता है इसके बेसिस पर हम लोग एक नया फैक्टर बताते हैं, वो फैक्टर है RH फैक्टर। RH फैक्टर के बेसिस पर जो ब्लड ग्रुप रहता है ये अब क्या हो जाता है, 4 से 8 टाइप के हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, A+, A-, B+, B-, AB+, AB- और O+, O-। इस तरह से टोटल ब्लड ग्रुप जो रहेगा अब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखिए कौन कौन से हम बात कर रहे हैं, ब्लड ग्रुप जो रहेगा यहाँ से 8 कौन कौन सा होगा। तो हमारा जो ब्लड ग्रुप है टोटल ये कितने टाइप के हो जाएंगे, 8 टाइप के। कौन कौन सा, एक तो हो जाएगा A+, दूसरा हो जाएगा, यहां से हम बात कर रहे हैं ब्लड ग्रुप की, दूसरा हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ब्लड डोनेशंस की, मतलब कौन सा ब्लड ग्रुप किसको डोनेट कर सकता है। चलिए इसको हम यहाँ पर बना रहे हैं, एक बहुत ही साफ टेबल की बात कर रहे हैं। देखिए ब्लड ग्रुप
दूसरा हम बात कर रहे हैं ब्लड डोनेशन, किसको ये डोनेट कर सकता है, और रिसीव फ्रॉम करके किससे ये क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है, ग्रहण के लिए, और ये क्या कर रहे हैं, दान के लिए बोल रहे हैं, रक्तदान, और ये ग्रुप के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर ब्लड ग्रुप क्या है, ए निगेटिव है, ए निगेटिव मतलब इसमें RH फैक्टर नहीं है, तो RH फैक्टर नहीं रहेगा तो ये किसको किसको ब्लड दे सकता है, एक तो A माइनस को दे सकता है, एक तो A प्लस को दे सकता है, एक तो AB प्लस को दे सकता है, और AB माइनस को दे सकता है। इसका मतलब ये याद रखना कि A जो रहेगा ब्लड डोनेट करने के लिए जहां पर A दिख रहा है उस टाइप के ब्लड ग्रुप को दे सकता है, ठीक है, लेकिन कंडीशन होना चाहिए कि यहाँ निगेटिव वाला होना चाहिए, ठीक है। अब ये हो गया निगेटिव वाला, तो इस तरह से सभी को देगा, मतलब A वाला जो रहेगा उसको, और रिसीव किससे करेगा, तो रिसीव केवल ये कर सकता है A निगेटिव से, और AB निगेटिव से कर सकता है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर रिसीव केवल A निगेटिव से, और यहाँ पर O निगेटिव से कर सकता है, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर आ जाएगा A प्लस की, तो A प्लस किसको किसको देगा, अब ये A प्लस और AB प्लस बस को देगा, माइनस वाले को नहीं देगा, क्योंकि अगर माइनस में दिया तो वहां RH फैक्टर नहीं है, अब RH फैक्टर वाला जाएगा तो कोगुलेट हो जाएगा, थक्का जम जाएगा, जिससे वो ब्लड डोनेशन का कोई पर्पस नहीं रह जाएगा, व्यक्ति की डेथ हो जाएगा। तो ये इस कंडीशन में अब लेगा किससे, तो ये ले सकता है O प्लस वाले से, O माइनस वाले से, O प्लस वाले से, ये इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लेने के लिए, क्लियर है। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा सेम कंडीशन B माइनस और B प्लस के लिए, तो यहाँ पर आ गया होगा B माइनस B प्लस डोनेट के लिए AB प्लस AB माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा B माइनस O माइनस। सेम कंडीशन B प्लस के लिए B प्लस और AB प्लस के लिए, यहाँ पर आ जाएगा कौन सा, B प्लस है तो B प्लस से लेगा, O माइनस से भी ले सकता है, और O प्लस से भी ले सकता है, क्लियर है। इसी तरह से हम बात कर रहे हैं AB प्लस की, तो AB प्लस जो रहेगा किसको डोनेट कर सकता है, AB प्लस को ही डोनेट कर सकता है, ठीक है, और बाकी किसी को ये डोनेट नहीं कर सकता, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं किससे ग्रहण कर सकता है, तो ये ग्रहण कर सकता है AB प्लस और O प्लस से और O माइनस से। AB अगर ये माइनस होता तो किसको दे सकता है, ये AB माइनस को दे सकता है, ठीक है। और इस कंडीशन में ये ले किससे सकता है, तो A ब्लड ग्रुप से ले सकता है, AB जो है B ब्लड ग्रुप से ले सकता है, AB निगेटिव, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं O निगेटिव O पॉजिटिव, ये इससे ले सकता है ये, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं O निगेटिव की, तो O निगेटिव जो रहता है ये सभी को दे सकता है, जितने ब्लड ग्रुप रहता है ये क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक है, सभी को दे सकता है। और एक्सेप्ट केवल किससे कर सकता है, O निगेटिव से। O प्लस वाला जो रहेगा ये किसको दे सकता है, O प्लस को, A प्लस को, AB प्लस को दे सकता है, ठीक है, और ले किससे सकता है, O प्लस से, क्लियर है। तो ये इस तरह से हम बात करते हैं कुछ जो सिंपल ब्लड ग्रुप वाला जो डोनेशन है, इसमें याद रखिएगा यूनिवर्सल जो ऐसे डोनर है, तो यूनिवर्सल डोनर में क्या आता है, O निगेटिव। O निगेटिव जो है इसको हम बोल रहे हैं कौन सा, यूनिवर्सल डोनर। और एक्सेप्टर की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या आएगा, यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो सभी तरह के ब्लड ग्रुप से ले ले, तो यहाँ पर हम बात करते हैं AB पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ये यहाँ पर देखो पॉजिटिव निगेटिव दोनों तरफ से वाले से ले सकता है, तो AB पॉजिटिव जो रहता है इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल
एसेप्टर बोलते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। सार्वत्रिक, ग्राही और इसको बोलते हैं दाता। सार्वत्रिक दाता, डोनर मतलब हो गया दाता और एसेप्टर मतलब हो गया ग्राही। तो ये याद रखिएगा, सिंपल क्वेश्चन, ये सारा टेबल याद रखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आता है तो जनरली ये क्या होता है, इधर से आता है क्वेश्चन। कौन सा है, AB प्लस जो है सार्वत्रिक ग्राही और O माइनस सार्वत्रिक दाता है, इसको याद रखिए। रीजन ये क्योंकि इसमें RH फैक्टर नहीं होता है। RH फैक्टर नहीं होता मतलब वो किसी को भी क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, क्योंकि उसके साथ कोगुलेशन या इंटरेक्शन होने की पॉसिबिलिटी ही नहीं होता है। क्लियर है, ये तो हो गया। हम बात कर रहे हैं ब्लड डोनेशन और ब्लड ग्रुप की। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड कोगुलेशंस की, मतलब रक्त का थक्का कैसे जमता है, तो ये हम बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ब्लड क्लॉटिंग की, रक्त का थक्का ये कैसे जमता है। तो ये भी बहुत सिंपल है। देखिए क्या होता है, इसको हम सिंपल डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि कहीं पर हमारे कोई भी पार्ट है, यहाँ पर जैसे कट हो गया या चोट लगता है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ, चोट लगा। चोट लगता है तो जो क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं, या फिर हम बात करें कि जो सेल्स होता है हमारे बॉडी की, वो सेल्स जो रहेगा वो क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, मतलब ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही सेल्स नष्ट हुए तो वहां से क्या हो जाएगा, ब्लड वेसल नष्ट हो रहा है, रुधिर कोशिकाएं कैपिलरीज जो रहेंगे तो वहां से ब्लीडिंग चालू होगा। जैसे जैसे ब्लीडिंग चालू होगा तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो थ्रोम्बोसाइट सेल्स रहते हैं ये सेल जब एयर के कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है, तो वायु के कांटेक्ट में आने से क्या करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो रहता है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन का क्या करता है, फॉर्मेशंस करता है बोल सकते हैं। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन जो रहता है ये कैल्शियम के कांटेक्ट में आने के बाद ये क्या करता है, और एक और है ट्रिप्टेन एंजाइम, इन तीनों के जो कांटेक्ट होता है तो वहां पर आकर ये क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन का फॉर्मेशंस करता है। ये प्रोथ्रोम्बिन जो रहता है किस में कन्वर्ट होता है, थ्रोम्बिन में, और थ्रोम्बिन में जो कन्वर्ट होता है वो फिर क्या करता है, फाइब्रिनोजन से एक्ट करता है। तो हम याद करते हैं इसके सीधे जो कोगुलेशंस की प्रोसेस है। देखिए सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं ब्लड वेसल्स की या चोट लगना। सबसे पहले क्या हुआ, चोट लगना, ये हुआ रुधिर स्त्राव हो रहा है, रुधिर स्त्राव। अब जैसे ही रुधिर स्त्राव होगा तो जो थ्रोम्बोसाइट्स होता है, थ्रोम्बोसाइट्स वायु के संपर्क में आता है, संपर्क में आता है, और फिर इसके बाद कुछ रासायनिक पदार्थ सीक्रेट्स होता है जिसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं, कौन सा, थ्रोम्बोप्लास्टिन वर्ड यूज करते हैं, ये इसका सिक्रेशन होता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो रहता है ये अब क्या करता है, कैल्शियम के साथ रिएक्शन करता है और ये क्या बनाता है, प्रोथ्रोम्बिन बनाता है, प्रोथ्रोम्बिन। ये जो प्रोथ्रोम्बिन जो रहता है ये क्या होता है, एक एंजाइम आएगा, कौन सा एंजाइम, ट्रिप्टेन। इस ट्रिप्टेन एंजाइम की उपस्थिति में किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोथ्रोम्बिन जो रहता है ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये इसका क्या होता है, निष्क्रिय फॉर्म होता है प्रोथ्रोम्बिन, और ये इसका सक्रिय फॉर्म होता है। जैसे ही प्रोथ्रोम्बिन का फॉर्मेशन होगा, ये थ्रोम्बिन जो रहता है, थ्रोम्बिन ये क्या होता है, अब किससे रिएक्ट करता है, फाइब्रिनोजन से, फाइब्रिनोजन, और ये फाइब्रिनोजन से एक्ट कर कर बनाता है कौन सा, फाइब्रिन बनाता है। फाइब्रिन फिर आपस में क्या होता है, नेटवर्क बनाता है जिसको हम बोल रहे हैं फाइब्रिन जाल, और इस फाइब्रिन जाल पर जितने भी प्लेटलेट्स या हम बात कर रहे हैं थ्रोम्बोसाइट्स रहता है, ये क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, जिससे यहाँ पर क्या हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइट्स फाइब्रिन
जाल में एकत्रित हो जाता है। और इस एकत्रित जो फॉर्म है, एकत्रित हो जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, जो एकत्रित होता है इसी को बोलते हैं रक्त थक्का बोलते हैं। क्लियर है? तो बहुत ही सिंपल वर्ड में बात करें तो जो ब्लड का क्लॉट होता है या थक्का जो होता है, ये एक्चुअल में फाइब्रिन और प्लेटलेट्स जो सेल्स रहता है उन दोनों का जो क्या होता है, जिसमें प्लेटलेट्स फंसा हुआ रहता है उस जाल में, उसी रूप को हम क्या बोलते हैं, रक्त का थक्का बोलते हैं। क्लियर है? तो हमको बहुत ज़्यादा इसमें वर्क नहीं करना है या इसमें बात कर रहे हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमको पूरी प्रोसेस अगर याद होती है तो अच्छी बात है, नहीं होती है तो ये याद रखिए रक्त का जो थक्का है वो एक्चुअल में क्या होता है, फाइब्रिन का जाल होता है जिसमें रुधिर कोशिकाएं जमा होती है। क्लियर है? जैसा हमने बात की है ये फाइब्रिन जाल, इसी फाइब्रिन जाल में क्या होता है, रुधिर कोशिकाएं जाके उसमें जमते जाते हैं जिससे एक पतली झिल्ली जैसे मेम्ब्रेन बनता है, उसी मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, रक्त का थक्का बोलते हैं। क्लियर है? तो ये तो हुआ हमारा ब्लड से रिलेटेड कंपोनेंट्स की। नेक्स्ट हम लोगों को देखना है इसमें लसिका, दूसरा जो इसमें मेन कंपोनेंट था इसकी बात कर रहे हैं। तो दूसरा पार्ट इसमें आ जाएगा कौन सा, लसिका, लिम्फ की बात कर रहे हैं। लसिका जो रहता है ये भी हमारे बॉडी में पाए जाने वाले क्या रहते हैं, ये भी परिवहन द्रव होता है। क्या होता है, परिवहन द्रव, लेकिन ये कैसा होता है, रंगहीन होता है। ठीक है? लसिका की बात करते हैं तो यहां पर क्या होता है, उत्सर्जी पदार्थ अधिक मात्रा में होता है। उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, अधिक, और हम बात कर रहे हैं जो उपयोगी पदार्थ है, प्रोटीन वगैरह, उपयोगी पदार्थ क्या होता है, कम होता है। क्या होगा, कम होता है। इसमें आरबीसी जो रहता है, आरबीसी अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता, और डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, ये क्या होता है, उपस्थित होता है। क्लियर है? तो प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स भी क्या होगा, अनुपस्थित होगा। मतलब लसिका जो रहता है इसमें क्या होता है, यह एक रंगहीन या येलोइश मटमैला कलर का क्या होता है, एक द्रव होता है जिसमें क्या होता है, अशुद्धियाँ जो हमारे बॉडी की हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड हो गया और जो यूरिया, यूरिक एसिड, इन सब से रिलेटेड जो अशुद्धियाँ रहता है वो लसिका में प्रेजेंट होता है। ठीक है? लसिका का फंक्शन क्या होता है, लसिका जो रहता है हमारे कोशिका, इसकी कार्य की बात करें, फंक्शन, तो ये क्या करता है, कोशिका और रुधिर के बीच संपर्क स्थापित करता है। क्या करता है, संपर्क स्थापित करता है, ये इसका मेन फंक्शन है। क्लियर है? तो हम लोग बात करते हैं रुधिर के जो लसिका के जो फंक्शन है, इसमें ये सिंपल। अब अगर रुधिर और लसिका में अंतर की बात करें तो देखिए, रुधिर और लसिका की बात कर रहे हैं तो बहुत सिंपल पॉइंट, लाल रंग का होता है पहला पॉइंट, ये रंगहीन होता है। दूसरा, आरबीसी इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। यहां पर क्या होता है, अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता। यहां पर क्या होता है, उपयोगी पदार्थ अधिक होता है, और यहां पर अनुपयोगी होता है, अनुपयोगी अधिक होता है, ये बोलते हैं। ये मुख्य परिवहन द्रव होता है, और ये क्या होता है, सहायक परिवहन द्रव होता है। तो ये कुछ चीजें बता सकते हैं। इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन अधिक होता है और CO2 कम होगा। यहाँ पर CO2 अधिक और O2 क्या होता है, कम होगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि CO2 उत्सर्जी है, उत्सर्जी लसिका में अधिक होता है, लिम्फ में। तो ये इस तरह से हम बात करते हैं, इसके सिंपल जो टेबल है वो याद रख सकते हैं रुधिर और लसिका की। रुधिर लाल रंग का होता है, रंगहीन होगा। आरबीसी पाया जाता है, इसमें नहीं होता है। डब्ल्यूबीसी दोनों में रहता है, इसलिए नहीं लिख रहे हैं। उपयोगी पदार्थ इसमें अधिक होगा रुधिर में, इसमें अनुपयोगी जो उत्सर्जी होता है
ये रुधिर मुख्य परिवहन द्रव है, ये सहायक। इसमें ऑक्सीजन क्या होता है, अधिक होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम। यहाँ पर जस्ट अपोजिट होता है। क्लियर है? तो इस तरह से हम इसको सिंपल डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।